नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजमेर क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको क्वेश्चंस उपलब्ध कराता हूँ, इनको आप एक अलग रजिस्टर में नोट करें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन में आसानी रहे। तो आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें, जिसमें आपके मुख्य रूप से 2 पॉइंट्स हैं। पहला जो पॉइंट आपके दे रखा है वो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसके नौसेना प्रारूप का सफल परीक्षण किया गया है, उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप, जिसका आयोजन जो है बांग्लादेश ने किया है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में चल रहे सीमा विवाद और संसाधनों के तर्कसंगत वितरण के लिए काफी समय से लंबित सुधारों पर सेना के शीर्ष सैन्य कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन कब आयोजित होगा? तो राइट आंसर है 26 अक्टूबर। यानी कि 26 अक्टूबर से ये शुरू होगा। 4 दिवसीय है, यानी 4 दिन तक चलने वाला ये सम्मेलन है सैन्य कमांडरों का। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है कि जो है चीन के साथ जो सीमा विवाद चल रहा है पूरी लद्दाख क्षेत्र में, जहाँ पर जो है भारत की जो है सेना और चीनी सेना जो है वहाँ पर जमा है, तो इसी जो है विवाद के मद्देनजर और दूसरी तरफ यहाँ संसाधनों के तर्कसंगत वितरण को ध्यान में रखते हुए, जो कि काफ़ी लंबे समय से तर्कसंगत वितरण, इन संसाधनों के तर्कसंगत वितरण के बारे में जो कई बातें रही हैं, जिनको जो है अब जो है इस सैनिक कमांडर में उन बातों पर विचार किया जाएगा। विद्यार्थियों, मैं आपको इस बारे में बताऊं, जानकारी दूं इसमें, क्योंकि कई जो है इसमें क्वेश्चन आपके और भी बनते हैं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपके इसमें क्वेश्चन में लिखा है, तो इन लंबित सुधारों इन लंबित सुधारों में विभिन्न समारोह आयोजित करने की प्रथाओं और गैर सैन्य गतिविधियों में कटौती करने जैसे यह उपाय शामिल हैं। यानी कि इस सम्मेलन में इस बात पर जो विचार किया जाएगा, इस बात पर विचार किया जाएगा कि जो विभिन्न जो समारोह आयोजित किए जाते हैं, है ना, विभिन्न जो समारोह आयोजित किए जाते हैं या जो विभिन्न समारोह आयोजित करने की जो प्रथाएं हैं और गैर सैन्य जो गतिविधियां की जाती है, तो उनमें कटौती कैसे की जाए, इस बात पर जैसे सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में ये विचार किया जाएगा। इसके अलावा एक और बात मैं आपको बताऊं कि राष्ट्र के समक्ष सुरक्षा चुनौतियों की भी इसमें समीक्षा की जाएगी तथा सैन्य कमांडरों सैन्य कमांडर संसाधनों के उपयोग के लिए अलग अलग आंतरिक समितियों द्वारा विभिन्न सुधारात्मक उपायों को लेकर की गई अनुशंसाओं पर भी चर्चा करेंगे। यानी कि जो आंतरिक जो है समितियां बनाई गई थी, उन आंतरिक समितियों के द्वारा जो सुधार के बारे में जो सुझाव दिए गए थे, उन पर भी जो है विचार इन सैन्य कमांडरों की इस सम्मेलन में किया जाएगा। एक और बात यहाँ पर आपको ध्यान होना चाहिए इसमें कि यहाँ पर क्योंकि 13 लाख जो है, अगर सेना की अगर बात करें टोटल, तो 13 लाख के करीब हैं, तो 13 लाख जो है सैन्य कर्मियों वाले इस बल के संचालन की क्षमता को और बढ़ाने पर भी जोर दिया जाएगा। और सम्मेलन की अध्यक्षता जो सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे करेंगे और शीर्ष सैन्य कमांडर इसमें हिस्सा लेंगे। तो विद्यार्थियों, आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये सम्मेलन किन विषयों पर यह चर्चा करने के लिए यह आयोजित होने वाला है। तो मैंने आपको शुरू में जो बात बताई है वो आपको ध्यान रखनी है कि जो सुधार जो है के बारे में इसमें विचार किया जाना है, तो विभिन्न समारोह आयोजित जो किए जाने की जो प्रथाएं हैं उनके बारे में और गैर सैन्य गतिविधियों के बारे में, यानी कि ये जो समारोह आयोजित किए जाते हैं इनमें किस तरह से कटौती की जाए और गैर सैन्य गतिविधियों में किस तरह से कटौती की जाए, इसमें जो है इस पर विचार किया जाना है। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि देश के समक्ष जो सुरक्षा चुनौतियाँ हैं, तो उनके बारे में इसमें विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो अलग अलग आंतरिक समितियां बनाई गई हैं, उनके द्वारा जो अनुशंसाएं की गई है, उन पर भी विचार इसमें किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन देते हैं तो उसमें लंबे क्वेश्चन के रूप में देते हैं और ऑप्शन भी इस रूप में देते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन दे दिया कि शीर्ष सैन्य कमांडरों के
4 दिवस सम्मेलन से संबंधित निम्न से कौन सा तथ्य नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब आपको पूरी जानकारी होगी इसके बारे में तो आप जो है उसमें क्वेश्चन को राइट कर पाओगे। तो ये जो क्वेश्चन आपको दे रखा है तो इसमें आपको ध्यान रखना है 26 अक्टूबर से शुरू होगा और ये 4 दिन तक चलने वाला सम्मेलन है। और इसमें सेना प्रमुख जो इसकी अध्यक्षता करेंगे तो उनका नाम आपको याद है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, गढ़चिरौली किस राज्य में है जहां जंगलों में 18 अक्टूबर को पुलिस के साथ मुठभेड़ में 5 नक्सली मारे गए, जिनमें 3 महिलाएं भी हैं। तो राइट आंसर है महाराष्ट्र। विद्यार्थियों, गढ़चिरौली महाराष्ट्र का जिला है और ये जो है गढ़चिरौली नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए जो ज़्यादा नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनकी अगर बात करें तो महाराष्ट्र का गढ़चिरौली और जो है आपके छत्तीसगढ़ का बस्तर, उड़ीसा का कालाहांडी, ये वो ज़िले हैं जहाँ पर कि ये नक्सल प्रभावित एरिया ज़्यादा है या यूँ के नक्सलियों का प्रभाव ज़्यादा है। मैंने अभी नाम बोला है गढ़चिरौली जो कि यहाँ महाराष्ट्र में, और इसके अलावा जो छत्तीसगढ़ का जिला है बस्तर, इसके अलावा उड़ीसा का जिला कालाहांडी, ये ज़्यादा जो है नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं या ज़्यादा जो नक्सल प्रभावित जिले हैं। परंतु विद्यार्थियों अगर बात करें इसकी, जैसा कि आप जानते हो जो है नक्सलवाद को जो हम बोलते हैं माओवाद, नक्सलवाद कह लो या माओवाद कह लो एक ही बात है। क्योंकि माओवाद तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि चीन का जो नेता माओ त्से-तुंग, जिसके बारे में आपने सुना भी होगा, वो हिंसा में विश्वास करने वाला व्यक्ति था। तो माओ त्से-तुंग ने कहा था कि सत्ता तो बंदूक की नली से निकलती है। तो उस जो है माओ त्से-तुंग की विचारधारा को मानने वाले वो कहलाते हैं माओवादी। और भारत में माओवाद की शुरुआत पश्चिम बंगाल में एक स्थान है नक्सलबाड़ी, तो वहाँ से इस माओवाद की शुरुआत हुई, इसलिए इस माओवाद को नक्सलवाद भी बोलते हैं। और इससे संबंधित जो लोग हैं या इससे जो है माओवाद से जुड़े हुए इनको माओवादी या नक्सली बोलते हैं। तो इसमें जो है इनके इस जो है गिरोह में या यूँ कहें कि माओवादी जो ये जो इनका संगठन बना हुआ है तो इसमें महिलाएं भी शामिल रहती हैं। जैसा कि आपके इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 5 नक्सली मारे गए जिनमें कि 3 महिलाएं भी जो है वो इसमें मारी गई हैं, तो ये भी महिलाएं भी इसमें नक्सली में शामिल रहती हैं। और विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए एक बात और, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सा स्टेट जो है नक्सल प्रभावित नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है नक्सल प्रभावित जो है जो स्टेट हैं उनमें मैं आपको बता दूं पश्चिम बंगाल, जहाँ से तो खैर इसकी शुरुआत हुई है, तो पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, ये वो जो है राज्य हैं जो कि नक्सल प्रभावित हैं, यानी कि माओवाद से प्रभावित है और जहाँ पर ये घटनाएं होती रहती हैं। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए, देश में कोरोना महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय के लिए गठित विशेषज्ञ पैनल के प्रमुख कौन हैं? तो राइट आंसर है वीके पॉल। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए ये वीके पॉल जो है नीति आयोग के सदस्य हैं और इन्हीं के जो है ये अध्यक्षता में ये समिति गठित की गई या यूँ ये पैनल गठित किया गया महामारी से निपटने के प्रयासों में समन्वय के लिए जो है जो पैनल विशेषज्ञ पैनल गठित किया गया तो वो वीके पॉल की अध्यक्षता में गठित किया गया, जिनका जो है तो इन्होंने जो है वीके पॉल ने अभी हाल ही में जो बयान दिया है कि वो जो है हो सकता है सर्दियाँ जो है तेज होने पर ये कोरोना जो है इसका प्रकोप हो सकता है बढ़ जाए, तो ये बयान इन्होंने दिया है। और इसलिए आप अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नौसेना प्रारूप का भारतीय नौसेना के किस विध्वंसक पोत से 18 अक्टूबर को अरब सागर में सफल परीक्षण किया गया? तो राइट आंसर है INS चेन्नई, यानी कि ये INS जो चेन्नई युद्धपोत है, विध्वंसक या युद्धक पोत है, तो इससे जो है इस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। और ये ब्रह्मोस जैसा कि आपको पता है सुपरसोनिक जो मिसाइल है, यानी कि ध्वनि की गति से भी तेज जो है चलने वाली मिसाइल है। और विद्यार्थियों, सुपरसोनिक इस ब्रह्मोस मिसाइल की अगर बात करें तो यहाँ पर ये जो परीक्षण जो सफल रहा है
तो ब्रह्मोस प्रमुख जो है हमलावर शस्त्र के रूप में लंबी दूरी पर स्थित लक्ष्य को भेद कर युद्धपोत की अपराजिता सुनिश्चित कर देगी, क्योंकि जब ये दूरी से ही जो है अपने लक्ष्यों को भेद देती है ये मिसाइल, तो इससे जो है युद्धपोत सुरक्षित रहता है। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊँ इस मिसाइल के बारे में कि जो है नौसेना के इस युद्धपोत से जो इसका परीक्षण जो किया गया जो कि सफल रहा है, तो इस तरह से ये एक और जो है घातक प्लेटफॉर्म बन जाएगा। यानी कि भारत के दृष्टि से अगर देखें तो आईएनएस जो है जो युद्धपोत है, आईएनएस चेन्नई जो युद्धपोत है, तो ये एक जो है भारत के लिए सुरक्षित जो है प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल का जो निर्माण है वो किया जा रहा है एरोस्पेस नामक जो सरकारी कंपनी उसके द्वारा। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना विद्यार्थियों। ब्रह्मोस मिसाइल का जो विकास किया जा रहा है, यानी ब्रह्मोस जो मिसाइल जो विकसित की जा रही है वो एक सरकारी कंपनी, इसका नाम है एरोस्पेस। तो एरोस्पेस नामक सरकारी कंपनी जो है इसका जो है विकास कर रही है, या यूँ कि इसे इस मिसाइल को विकसित कर रही है। परंतु विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हो कि ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है ये भारत और रूस दोनों का एक संयुक्त उपक्रम है, यानी कि दोनों के सहयोग से मिसाइल बनाई गई है। और आपको मालूम होना चाहिए इसका नाम जो ब्रह्मोस है वो है भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कवा, इन दोनों नदियों के नाम पर इस जो है मिसाइल का नाम रखा गया है ब्रह्मोस। भारत की नदी ब्रह्मपुत्र और रूस की नदी मास्कवा, दोनों के यह नाम पर इसका नाम रखा गया है ब्रह्मोस। तो आपको ध्यान रखना है ब्रह्मोस भारत और रूस दोनों की जो है सहयोग से बनाई जाने वाली मिसाइल है। परंतु विद्यार्थियों, आपको एक और बात मालूम होनी चाहिए कि इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को पनडुब्बी इसके अलावा युद्धक विमान और जमीन से जमीन जो है से दागा जा सकता है। और अब जो है ये युद्धपोत से बीज दागने का सफल परीक्षण किया गया है। यानी कि पहले इसके जो परीक्षण हुए हैं तो इस ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का पहले परीक्षण किया गया था जमीन से दागे जाने का, और फिर उसके बाद इसका परीक्षण किया गया वो जो है आपके युद्धक विमान से दागे जाने का, और फिर जो है इसका परीक्षण किया गया पनडुब्बी से जो दागे जाने का, और अब जो है इसका परीक्षण किया गया है युद्धपोत से दागे जाने का। तो ये जो है सभी परीक्षण इसके सफल रहे हैं। यानी कि अब जो है इस मिसाइल की अगर बात करें तो इसके सभी संस्करण जो वो बना दिए गए हैं, या यूँ कहें कि इसको जो है युद्धपोत से भी दागा जा सकता है और जमीन से भी दागा जा सकता है, पनडुब्बी से दागा जा सकता है, और युद्धक जो विमान है उससे भी दागा जा सकता है। यानी कि इस ब्रह्मोस मिसाइल के सभी संस्करण जो है भारत ने बना लिए हैं। तो आपको इसमें विशेष रूप से ध्यान रखना है इस मिसाइल का। और विद्यार्थियों, यहाँ पर एक और बात मैं बताऊं कि इस मिसाइल के पहले जो है विस्तारित संस्करण की अगर बात करें तो इसका सफल परीक्षण 11 मार्च 2017 को किया गया था, और इसकी जो है जिसकी मारक क्षमता 450 किलोमीटर थी। इसके बाद जो है फिर एक परीक्षण और हुआ जिसमें कम दूरी की है इस मिसाइल का परीक्षण किया गया था 30 सितंबर 2019 को। और विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि अगर आप जो है नियमित रूप से ये वीडियो देखते हैं लिखते हैं तो आपको मालूम होगा कि पिछले कुछ सप्ताह के दौरान जो है भारत ने कई मिसाइलों के सफल परीक्षण किए हैं, जिसमें पृथ्वी 2 का जब सफल परीक्षण हुआ है जो रात्रिकालीन, आपने पढ़ा था इसमें वीडियो में सुना है, पृथ्वी 2 रात्रिकालीन जो है मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया वो आपने पढ़ा है। इसके अलावा एक और परीक्षण आपने जो है ये वीडियो में जो है सुना है देखा है, वो है हाइपरसोनिक जो मिसाइल है सौर्य, उसका भी सफल परीक्षण आपने जो है सुना है इसमें वीडियो में। इसके अलावा जो है एक और जो है मिसाइल जिसके बारे में आपने पढ़ा है वो है विकिरण रोधी मिसाइल रुद्रम। तो ये मिसाइलों की जो परीक्षण किए गए हैं वो पिछले कुछ सप्ताहों के दौरान किए गए हैं। जैसा मैंने नाम बताया कि रात्रिकालीन जो है पृथ्वी 2 का जो है रात्रिकालीन जो है वो परीक्षण किया गया पृथ्वी 2 का। इसके अलावा
जो है आपके हाइपरसोनिक मिसाइल शौर्य का, इसके अलावा वीकेंड होती है मिसाइल रुद्रम। ये जो परीक्षण और अब ये ब्रह्मोस का जो है ये नौसेना प्रारूप का परीक्षण हुआ है। तो इस तरह से एक के बाद एक जो है ये परीक्षण भारत के द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे जो है एक बड़ा कारण वो ये है कि चीन के साथ जो सीमा पर तनाव चल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो परीक्षण एक के बाद एक जो है किए गए हैं, ताकि जो है इन जो मिसाइलों का उपयोग जो है किया जा सके, या यूँ कहें कि इनको जो है जल्दी से जल्दी सेना में शामिल किया जा सके। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर कई जो मिसाइलें हैं जिनको जो है भारतीय जो है सेना में शामिल किया जा चुका है, जिसमें नौसेना है, वायुसेना है, आपके थल सेना है इनमें, परंतु इसके नए नए जो संस्करण और बनाए गए हैं। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रतिष्ठित अल गुना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस देश से संबंधित है, जो कि 23 से 31 अक्टूबर तक आयोजित होगा, और इसमें भारत के हिंदी के जाने माने फिल्म समीक्षक अजीत राय विशेष मेहमान होंगे। तो राइट आंसर है मिस्र। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको इस जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का नाम याद रखना है, अल गुना। और ये जो है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह किस देश के द्वारा आयोजित किया जाता है, तो देश का नाम आपने पढ़ ही लिया, मिस्र, यानी कि इजिप्ट जिसको हम बोले। और इसमें विशेष मेहमान के तौर पर है जिनको निमंत्रित किया गया है अजीत राय, जो कि हिंदी के जाने माने फिल्म समीक्षक हैं। और विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि इस वर्ष यानी 2020 में जो है फरवरी मार्च से दुनिया भर में जो है जारी कोरोना विषाणु संकट के बीच ये पहला फिल्म समारोह है, यानी कि अब जो है 23 से 31 अक्टूबर को आयोजित होगा। तो ये कोरोना महामारी के बीच जो है होने वाला पहला फिल्म समारोह है। और जैसा कि यहाँ पर आपने इनके बारे में, अजीत राय के बारे में पढ़ा कि जो है फिल्म जो है समीक्षक अजीत राय को इस जो है समारोह में विशेष मेहमान के तौर पर निमंत्रित किया गया है। तो अरब सिनेमा की अगर बात करें, अरब जगत की जो अगर बात करें, तो अरब सिनेमा में ये गौरव पाने वाले हिंदी के जो है पहले पत्रकार हैं। अजीत राय जो है ये गौरव पाने वाले, यानी कि अरब सिनेमा में जो है विशेष मेहमान के रूप में निमंत्रित जो किया गया है। तो ये जो है गौरव या ये सम्मान प्राप्त करने वाले ये हिंदी के पहले पत्रकार हैं अजीत राय। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, अरब सिनेमा में जो ये सम्मान प्राप्त करने वाले यानी विशेष मेहमान का सम्मान प्राप्त करने वाले अजीत राय पहले जो है पत्रकार हैं, हिंदी के पहले पत्रकार हैं। विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने जो अरब सिनेमा बोला है, वैसे जो है अरब जो है क्षेत्र की अगर बात करें तो वो एशिया में आता है, यानी कि आपके सऊदी अरब, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, ये देश जो आते हैं तो ये पूरा क्षेत्र अरब प्रदेश कहलाता है। परंतु यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि मिस्र जो कि अफ्रीका महाद्वीप का देश है, परंतु ये अपने आप को अरब जो है क्षेत्र में ही मानता है, या यूँ कि अरब प्रदेश में ही मानता है मिस्र। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बोला है इसमें कि अरब जगत का जो है यानी कि अरब सिनेमा में अगर बात करें तो ये जो है विशेष मेहमान के तौर पर जिनको बुलाया गया है अजीत राय को, तो वो ये सम्मान पाने वाले पहले हिंदी के पत्रकार हैं। तो आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जैसा कि मैंने भी कहा, आपको ये जो आपके क्वेश्चन के रूप में है अल गुना, तो ये जरूर नाम आप याद रखिएगा, अल गुना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के खाता धारकों में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो राइट आंसर है 55%, यानी कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के खातों की संख्या ज़्यादा है। विद्यार्थियों, आपको मैं बताऊं इसके बारे में कि सितंबर 2020 तक प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल 40 करोड़ 63 लाख खाते थे, है ना। सितंबर 2020 तक की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कुल कितने खाते रहे हैं? 40 करोड़ 63 लाख। और इनमें से 22 करोड़ 44 लाख खाते महिलाओं के हैं और 18 करोड़ 19 लाख खाते वो जो है पुरुषों के हैं।
और विद्यार्थियों सितंबर 2020 तक इन खातों में जो है 1.30 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो आपके अलग अलग जो है ये संख्या मैंने जो बताई है, पुरुषों की जो खातों की संख्या, महिलाओं के खातों की संख्या, तो हो सके तो ये आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में कई बार डाटा पूछ लिए जाते हैं इस तरह से। और ये केयर क्वेश्चन जो आपके दे रखा है तो आपको याद रखना है ही। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। हे साहित्यिक उत्सव किस देश से संबंधित है? तो राइट आंसर है ब्रिटेन। विद्यार्थियों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसके बारे में भी। तो ये जो साहित्य यानी इसका नाम आपको याद रखना है, हे जो साहित्य उत्सव जो कि ब्रिटेन में आयोजित होने वाला है, तो इसके बारे में इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को दिया है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार चालू वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही के दौरान सोने का आयात कितना प्रतिशत घटा है? तो राइट आंसर है 57%। यानी कि पहली छमाही से मतलब है कि क्योंकि वित्त वर्ष शुरू होता है 1 अप्रैल से, तो अप्रैल से सितंबर यानी कि 6 महीने के दौरान जो है सोने का आयात घटा है कितना? 57%। तो और विद्यार्थियों आप जानते हो कि सोने का सबसे बड़ा आयातक देश भारत है। तो यहाँ पर इस कोरोना के इस महामारी की वजह से ही सोने का आयात घटा है। तो आपको ध्यान रखना है 57% जो है आयात में कमी आई है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप का ऑनलाइन आयोजन किस देश ने किया, जिसमें दुनिया की नंबर 1 भारतीय निशानेबाज इलावेनिल वलारिवान ने स्वर्ण पदक जीता है? तो राइट आंसर है बांग्लादेश। यानी कि बांग्लादेश ने जो है शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय एयर राइफल चैंपियनशिप का ऑनलाइन आयोजन किया है, जिसमें जो है ये भारत की निशानेबाज, जिसका नाम आपको याद रखना विशेष रूप से, इलावेनिल वलारिवान, इसने जो है ये स्वर्ण पदक जीता है इसमें, और ये दुनिया की नंबर 1 निशानेबाज है। विद्यार्थियों क्योंकि इसमें क्वेश्चन और भी बनते हैं आपके, इसलिए उसके बारे में आपको बता देता हूँ। इस प्रतियोगिता में 6 देशों के निशानेबाजों ने हिस्सा लिया है, और जिसमें बांग्लादेश, भारत तो खैर है ही, बांग्लादेश और भारत सहित 6 जो है देशों ने, यानी 6 देशों के निशानेबाजों ने इसमें हिस्सा लिया है। और एक और बात यहाँ पर कि जो ये स्वर्ण पदक जीता है भारतीय निशानेबाज ने, तो जिनका नाम आपके विशेष रूप से याद रखना है, इनका इलवेनिल वलारिवान, इन्होंने जो है 627.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। 627.5 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा नंबर 2 पर रही जो है जापान की सियोरी हिराता, वो जो है उन्होंने 622.6 अंक प्राप्त किए और उनको रजत पदक प्राप्त हुआ। और नंबर 3 पर इंडोनेशिया की जो है निशानेबाज, जिनका नाम है विधा तोइबा, इन्होंने जो है 621.1 अंक के साथ कांस्य पदक जीता। यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर जो है ये भारतीय निशानेबाज, और नंबर 2 पर ही जापान की सियोरी हिराता, और नंबर 3 पर जो है ये विधा तोइबा जो कि इंडोनेशिया की है। तो विद्यार्थियों इनके नाम के साथ साथ आपको देश भी याद रखना है, क्योंकि कई बार एग्जाम में होता ही है कि खिलाड़ी का नाम देकर पूछ लेते हैं कि किस खेल से संबंधित है या किस देश से संबंधित है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम तो खैर भारतीय निशानेबाज को तो आपको वैसे ही याद है, परंतु मैं आपको बता दूं कि ये तमिलनाडु की है खिलाड़ी निशानेबाज जो है, भारत की जो इसमें नाम लिख रखा है इलावेनिल वलारिवान, ये तमिलनाडु की है विद्यार्थियों। और नंबर 2 पर जो है रही सियोरी हिराता, तो नाम से वैसे पता चल रहा है आपको कि ये जापान की है, और विधा तोइबा ये इंडोनेशिया की है। परंतु विद्यार्थियों अब यहाँ पर ये तो रही बात जो है महिला जो है निशानेबाजों की, परंतु पुरुष निशानेबाजों की अगर बात करें तो जापान की जो है निशानेबाज, जिनका नाम है नोया अकोदा, वो जो उन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है इसमें। और भारत के जो निशानेबाज हैं साहू तुषार माने, ये जो है इन्होंने रजत पदक जीता है। और
तीसरे नंबर पर रहे हैं जो है बांग्लादेश के खिलाड़ी, बांग्लादेश के जो निशानेबाज हैं जिनका नाम है बाकी अब्दुल्ला हेल। बाकी अब्दुल्ला हेल ये बांग्लादेश के निशानेबाज जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों, इसमें जो है नंबर 1 पर यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर रहे या यूं कहने की स्वर्ण पदक जीता है नोया अकोदा ने, और रजत पदक जीता है भारत के साहू तुषार माने ने, और कांस्य पदक जीता है बांग्लादेश के बाकी अब्दुल्ला हेल ने। तो विद्यार्थियों इसको अलग अलग ग्रुप में आप याद रखना। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन बागान को आई लीग ट्रॉफी जीतने के कितने महीने बाद ये ट्रॉफी प्रदान की गई है? तो राइट आंसर है 7 महीने बाद, क्योंकि मोहन बागान ने आई लीग ट्रॉफी जो है मार्च जो है में जीती थी, मार्च 2020 में जीती थी, परंतु जो है उस दौरान जो है ट्रॉफी जो है नहीं दी गई उत्सव मनाने, क्योंकि ट्रॉफी जो है जब दी जाती है तो खिलाड़ी टीम के सदस्य ये उत्सव जो मनाते हैं, समारोह मनाते हैं, तो इसलिए उस दौरान जो है वो ट्रॉफी नहीं दी गई थी कोरोना महामारी की वजह से। परंतु अब 7 महीने के बाद जाकर ये ट्रॉफी जो है मोहन बागान को दी गई है, आई लीग ट्रॉफी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर इसको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो ट्रॉफी का नाम देकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं आपके कि किस खेल से संबंधित है, तो ध्यान रखना आई लीग ट्रॉफी जो फुटबॉल से संबंधित है। और मोहन बागान जिसके बारे में आप जानते हो फुटबॉल में जो इसका नाम है इस क्लब का। तो विद्यार्थियों ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।